भगवान श्री राम तो सृष्टि के पालनहार हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो 500 वर्षों से तंबू में थे और अब वो 22 जनवरी को मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगता है कि भगवान तंबू में रह सकते हैं, उन्हें बांधा जा सकता है और कोई उन्हें मंदिर में ले जा सकता है? जब भी भाजपाइयों से बात करते हैं और अक्सर मुस्लिमों का जिक्र करते हैं तो ये सब बातें ज़रूर बताते हैं कि मुस्लिमों को ये लाभ मिला है, ये लाभ मिला है। तो ये तो सरकार का कर्तव्य है, क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? और कई वीडियोज़ हमने सोशल मीडिया पर ऐसे भी देखे हैं जिसमें ज़बरदस्ती मुस्लिमों से ये कहा जाता है कि बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। किसी की टांग कट जाए, चोट लग जाए तो क्या वो मंदिर में जाएगा? क्या पुजारी उसका इलाज करेगा? जो पैसा राम मंदिर में लगाया गया है उससे स्कूल बनते, कॉलेज बनते और हॉस्पिटल्स वगैरह बनते, लोगों को लाभ होता। क्या रहा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर लोगों का विश्वास इन सरकारी हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं है? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम को लेकर देश में बड़ा उत्साह है और ये कहा जा रहा है कि इस दिन देश में दूसरी बार दीपावली मनेगी। लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल भी हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी मौजूद हैं। राघव जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 को। बहुत धन्यवाद है विपिन जी, बहुत सौभाग्य है मेरा, आज आपने हमें ग्रिल करने का चांस दिया जी। 22 जनवरी को लेकर आपकी किस प्रकार की तैयारी है, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। अभी कल ही हम लोग यहाँ सहारनपुर में ही जगह जगह घर घर जाकर जो अयोध्या से पवित्र अक्षत पहुँचे हैं उनका हमने वितरण किया। प्रभु श्री राम जी के भव्य मंदिर का जो निर्माण वहाँ पर हो रहा है उसका चित्र हमने सबको प्रेषित किया और लोगों में इतना उत्साह था तो स्वयं ही वे कह रहे थे कि 22 तारीख को हम दीपावली के रूप में मनाएंगे, दीपक जलाएंगे, घरों पे लाइटें लगाएंगे, सजाएंगे और बहुत उत्साह है लोगों में। भगवान श्री राम तो सृष्टि के पालनहार हैं और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो 500 वर्षों से तंबू में थे और अब वो 22 जनवरी को मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो आपको लगता है कि भगवान तंबू में रह सकते हैं, उन्हें बांधा जा सकता है और कोई उन्हें मंदिर में ले जा सकता है? नहीं, भगवान तो सब जगह हैं, भगवान तो हमारे अंदर भी हैं। अगर हम उन्हें पहचानें तो राम तो वो हैं कि अपने मन में, अपने मस्तिष्क में आप रखें तो ही पर्याप्त है। लेकिन आफ्टर ऑल इतिहास जो बिगाड़ा गया था और 500 साल पहले जिस प्रकार से गलत आताताइयों द्वारा धर्म पर प्रहार करते हुए प्रभु राम जी की जन्मभूमि पर जो भी वहाँ पर उस समय मंदिर था उसको नष्ट करके और जो कुछ बनाया गया, तो इतिहास कई बार सुधर जाए वो अच्छा रहता है। और वैसे भी देखिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि 500 साल का ये संघर्ष रहा है, बहुत बड़े बड़े बलिदान इसमें हुए हैं। सब धर्मों का अपना वो स्थान है जहाँ पर उनके जो भी प्रॉफिट रहे या जो भी उनके भगवान जिन्हें वो मानते हैं, उनकी जन्मस्थली पर या उनकी कर्मस्थली पर कोई ना कोई ऐसा धार्मिक स्थल है। केवल भगवान श्री राम जी की जन्मस्थली पर नहीं था। तो ये तो अपने आप में एक अद्भुत बात है कि हमारे जीवन काल में हमारे सामने हम प्रत्यक्ष रूप से इस चीज़ का अनुभव करेंगे और बहुत खुशी है, सब बहुत ही प्रसन्न है इस बात से। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले AIUDF चीफ बदरुद्दीन अजमल का एक बयान आया है और उन्होंने मुस्लिमों से अपील की है कि आप 22 जनवरी से 26 जनवरी तक यात्रा करने से परहेज करें। आप रेल में यात्रा ना करें, आप बसों में यात्रा ना करें, आप चौपहिया वाहन लेकर ना निकलें। तो ये इस प्रकार का भय क्यों है? नहीं, ये केवल उन्हीं के मन में भय होगा जिन्होंने ये बयान दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से उत्साह तो बहुत रहेगा, बहुत से लोग बाहर होंगे, यातायात के साधनों का प्रयोग कर रहे होंगे। अब उन्होंने किस लक्ष्य से ये कहा है, किस सोच से ये कहा है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। सबके मन में श्रद्धा है प्रभु श्री राम के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनका नाम है, तो मर्यादा में ही रहकर प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और सारे कार्यक्रम होंगे। आप क्या महसूस करते हैं, वर्तमान समय में मुस्लिमों में कुछ भय है क्या? नहीं, भय किस बात का? मुस्लिमों को तो सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
अभी जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के निमित्त हमारा जाना हो रहा है गांव-गांव, मैं ये देखता हूँ कि वहाँ पर सभी समाज के लोग होते हैं और सभी को लाभ मिल रहा है। चाहे वो आयुष्मान भारत के अंतर्गत हो, चाहे वो आवास योजना के अंतर्गत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना, जितनी भी योजनाएं हैं सबके अंतर्गत वे लाभार्थी हैं। इससे पहले मैं नहीं समझता कि वे सब समाज जिन्हें लोग अपना वोट बैंक बनाकर चलते थे, कुछ राजनीतिक दल, कि उनको इतना कुछ मिला है। तो ये तो नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व के कारण और बिना भेदभाव के योजनाओं का क्रियान्वयन करने के कारण ये संभव हो पा रहा है। हम जब भी भाजपाइयों से बात करते हैं और अक्सर मुस्लिमों का जिक्र करते हैं तो ये सब बातें ज़रूर बताते हैं कि मुस्लिमों को ये लाभ मिला है, ये लाभ मिला है। तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। क्या मुस्लिम इस देश का नागरिक नहीं है? बिल्कुल है जी। और इसीलिए हम कह रहे हैं, क्योंकि सबको मिल रहा है लाभ बिना भेदभाव के, तो भय की तो कोई बात ही नहीं। भय तो तब था कि जब 2014 में यहाँ पर सपा का शासन था और बहुत बड़े दंगे हुए थे, आपको याद हो। या भय तब था कि जब 2015 में देवबंद में दंगों की स्थिति ऐसी बन गई थी और एक मॉब इकट्ठा हो गया था पूरे देवबंद को जला देने के लिए। तो भय का वातावरण तो तब था। अब कहाँ है भय? अब तो कानून व्यवस्था है, अब तो कानून का राज है, अब तो बेखौफ होकर महिलाएं भी घर से बाहर कदम रख सकती हैं और किसी में कोई भय व्याप्त नहीं। ये केवल राजनीतिक दलों के लीडरों में भय व्याप्त है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अब जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, उसमें उनका सुपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये मॉब तो अब भी इकट्ठा हो जाता है और कई वीडियोज हमने सोशल मीडिया पर ऐसे भी देखे हैं जिसमें ज़बरदस्ती मुस्लिमों से ये कहा जाता है कि बोलिए जय श्री राम, बोलिए जय श्री राम। मैंने ऐसे वीडियो नहीं देखे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय योगी जी प्रदेश में कानून के राज को लेकर बहुत सख्त कार्रवाई करने की क्षमता भी रखते हैं और मन और विचार भी रखते हैं। और ऐसा किया भी जाता है कि कहीं भी कोई तनाव की स्थिति ना हो, कहीं भी कोई दंगा ना हो। और ये आप देख भी रहे हैं पिछले 6-7 सालों में, जब से माननीय योगी जी ने कमान संभाली है उत्तर प्रदेश की, इस प्रकार की बहुत कोई मतलब अब तो उत्तर प्रदेश एक फेवर्ड डेस्टिनेशन हो गया है। पहले उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था पूरे भारत में पूंजी निवेश के हिसाब से, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। आज दूसरे स्थान पर आया है। ये दूसरा स्थान यूं ही नहीं पाया, उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कानून व्यवस्था की स्थिति। तो लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन है वो अच्छी है, इसीलिए आज पूंजी निवेशक उत्तर प्रदेश की ओर देख रहे हैं। और माननीय योगी जी का ध्यान उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों की खुशहाली, उनको रोजगार दिलाना, सड़क, बिजली, पानी दिलाना, इन चीज़ों पर उनका ध्यान केंद्रित है जी। बदरुद्दीन अजमल ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी मुस्लिमों की दुश्मन है। ऐसा कहकर ही तो उनका वोट बैंक बनेगा। जब तक खाई नहीं खोदेंगे तब तक उनको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन होना ये है, जिस खाई को वो खोद रहे हैं वे स्वयं उसमें जाकर गिरेंगे। क्योंकि मेरा ये मानना है कि सभी वर्गों के लोग अब इस बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है, ये ही उनका उद्धार कर सकती है, यही उनका कल्याण कर सकती है और उनके हितों की रक्षा कर सकती है। तेजस्वी यादव का वो वीडियो भी आपने ज़रूर देखा होगा जिसमें वो कह रहे हैं कि यदि किसी की टांग कट जाए, चोट लग जाए, तो क्या वो मंदिर में जाएगा? क्या पुजारी उसका इलाज करेगा? देखिए, बहुत से नेता विभिन्न दलों के बहुत सी बातें करते हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं उन्हें स्वयं देख लेना चाहिए कि उन्होंने बिहार की क्या स्थिति कर दी है और आज बिहार कितना पिछड़ गया है। यदि वहाँ भाजपा का शासन होता तो आप देखते कि बिहार भी आज एक फेवर्ड डेस्टिनेशन होता इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन वहाँ ना तो कानून का राज है, ना ही खुशहाली है, ना ही लोगों के पास रोज़गार है। इसी तरह की बातें करके, समाज में विभाजन करके इन लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती हैं और इसीलिए ये इस तरह की बातें करते रहेंगे। उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी मेरी ओर से करने का कोई लाभ नहीं। उनके कहने का तात्पर्य ये है कि जो पैसा राम मंदिर में लगाया गया है उससे स्कूल बनते, कॉलेज बनते और हॉस्पिटल्स वगैरह बनते, लोगों को लाभ होता। काश उन्होंने वो पैसा लगा दिया होता स्कूलों में और कॉलेजों में, और चारे में उन्होंने जहाँ से निकाला या लगाया वो ना किया होता। वो सारी बातें जनता के सामने हैं। काश उन्होंने तब ये सोचा होता कि बिहार बहुत पिछड़ रहा है, इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन जहाँ अगर धार्मिक स्थल
पे जो पैसा लग रहा है वो लोगों की श्रद्धा से लग रहा है, वो लोगों के योगदान, समाज के योगदान से लग रहा है। और बहुत सौभाग्य की बात है ये। उन्हें भी जाकर वहाँ दर्शन करने चाहिए और अपनी ऐसी कही हुई बातों के लिए प्रभु श्री राम से क्षमा मांगनी चाहिए। सांसद जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2014 से केंद्र में आपकी सरकार है और 2 बार इस प्रदेश में भी आपकी ही सरकार है, तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ जनपद सहारनपुर में क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं जब 2007 में विधायक हुआ था तब से मैं एक मांग रख रहा था कि सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। तब दूसरी पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस बात पर हंसा करते थे और उनको लगता था कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब मेरठ में विश्वविद्यालय है पर्याप्त है सहारनपुर के लिए। और मैं आंकड़ों के साथ बताया करता था कि यहाँ इतने सैकड़ों कॉलेज हैं, इतने छात्र हैं और इसलिए उनके लिए ये बहुत ही बड़ी एक समस्या का एक कारण है। वो हमारा स्वप्न साकार हुआ। आज माँ शाकंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण चल रहा है। आप जानते हैं वहाँ सत्र भी प्रारंभ हो गया है शिक्षा का और आने वाले बिल्डिंग लगभग कंप्लीशन की ओर है। जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वो तैयार है। तो इस प्रकार से एक इतनी बड़ी सौगात सहारनपुर को हम दिलाने में सफल हुए हैं। मैं तो आभार व्यक्त करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हमें ये इतनी बड़ी उन्होंने सौगात दी है। जहाँ तक प्रश्न है चिकित्सा का, तो आप जानते हैं कि चाहे वो ज़िला अस्पताल हो, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज हो, दोनों में ही सुविधाओं की कहीं कोई कमी नहीं है। जो भी उपकरणों की आवश्यकता है, जिन मशीनों की आवश्यकता है, वो एक एक करके वहाँ पहुँच भी रही हैं, लग भी रही हैं। माननीय योगी जी इससे अवगत भी हैं। लेकिन समस्या ये आ जाती है कई बार कि सरकारी क्षेत्र में चिकित्सकों की कमी रहती है। तो स्पेशलिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र से भी लोगों को श्रमदान करना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा। हमारा ये मन है कि हमारा जो ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ये एम्स में परिवर्तित हो और यदि ईश्वर ने चाहा तो हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करके इसको एम्स में परिवर्तित कराएंगे ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोगों की और आसपास के क्षेत्रों की जो समस्या है चिकित्सा को लेकर उसका समाधान हो। मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी 2-3 महीने पहले यहाँ जनपद में आपने भी देखा होगा कि लोग चिकनगुनिया से, डेंगू से और अन्य कई प्रकार के बुखारों से पीड़ित रहे और ज़्यादातर भीड़ प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ पर रही। तो इसके पीछे आखिर कारण क्या रहा? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में डेवलपमेंट हुआ है, तो फिर लोगों का विश्वास इन सरकारी हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं है? नहीं, मैंने जैसे कहा कि क्योंकि अधिकतम जो सेक्टर्स होते हैं उसमें लोग पसंद करते हैं सरकारी सेवा में जाने के लिए। लेकिन जहाँ तक चिकित्सा का प्रश्न है तो जो MBBS की पढ़ाई पूर्ण कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, वे अपना प्राइवेट या तो किसी अस्पताल में कार्य करना चाहते हैं या प्राइवेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सरकारी सेवा में जाने के बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं रहते हैं। तो सहारनपुर में निजी चिकित्सक भी बहुत अच्छे स्तर पर हैं और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बहुत ही मिनिमल फीस लेते हैं, कम फीस लेते हैं। तो देखिए, जब आदमी बीमार होता है या जब कोई महामारी होती है तब तो उसे अपना इलाज करने के लिए जहाँ भी उसे उचित लगता है वहाँ जाता है। लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पिछले वर्षों में बहुत बड़ा सुधार। अब आप देखिए ना, पहले डायलिसिस की सुविधा नहीं थी सरकारी अस्पताल में, अब वो सब हो रहा है यहाँ पर। उसी प्रकार से अब आप मेडिकल कॉलेज में भी देखेंगे तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम सुधार कर लेंगे। जी चलिए, तो पूर्व भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।